इंदौर को अभी तक भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता रहा है, लेकिन अब इंदौर से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 12 लोगों की जान चली गई है। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 2 याचिकाएं लगाई गई। एक इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी, जबकि दूसरी भागीरथपुरा निवासी राहुल गायकवाड़ की तरफ से, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि मरीजों का फ्री में इलाज किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पूरे मामले में 2 जनवरी को डिटेल की मांग की है। पूछा है कि कितने लोगों की जान चली गई है, कितने का इलाज चल रहा है, हर बात की जानकारी दी जाए। दूसरी तरफ जैसे ही दूषित पानी से लोगों की जान जाने की खबर सामने आई, वैसे ही सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंच गए। अस्पताल में भर्ती लोगों से मिले, अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। जब वो बैठक से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछ लिया। लोग अस्पताल में भर्ती हैं, सरकार दावा कर रही है कि इलाज का पूरा खर्च उठाएगी, लेकिन जिन लोगों के पैसे इलाज पर खर्च हुए हैं उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है। सवाल सीधा था, लेकिन मंत्री विजयवर्गीय उखड़ गए। बोले, अरे छोड़ो यार, तुम फोकट सवाल मत पूछो। एक तरफ 1 दर्जन लोगों की जान चली गई, पीड़ितों को लेकर सवाल था, लेकिन विजयवर्गीय उसे फोकट का बता रहे थे। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें विजयवर्गीय आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो चाहूंगा लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछा नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारा क्या लीडर पूछा? बोले हमने गाली दी है क्या? जो अपना काम करो। विजयवर्गीय का बयान बेहद आपत्तिजनक था। मामले ने तूल पकड़ा तो उनकी सफाई सामने आई। कहा कि वो 24 घंटे क्षेत्र में हैं। मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकल गए, इसके लिए खेद जताता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये घटना इंदौर के भागीरथपुरा की है। भागीरथपुरा इंदौर एक सीट का हिस्सा है और यहाँ के विधायक खुद कैलाश विजयवर्गीय हैं। अपने ही क्षेत्र में हुई घटना को लेकर वो संवेदनशील नहीं दिख रहे थे और इसी के चलते पीड़ितों का गुस्सा विजयवर्गीय पर फूट पड़ा। पीड़ितों ने विजयवर्गीय के हाथ से राहत राशि का चेक लेने से इनकार कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि शहरी विकास मंत्री अपने क्षेत्र के लोगों को ही साफ पानी नहीं दे रहे हैं और सवाल पूछे जाने पर मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस ने भी इसे लेकर विजयवर्गीय पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, सीएम मोहन यादव, ये क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार और आपके मंत्री? न पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, न संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए। कांग्रेस ने विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा है। वैसे कांग्रेस की डिमांड शायद ही पूरी हो, क्योंकि बीजेपी में किसी बड़ी घटना के बाद इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान 2 महीने में होने वाला है। चुनाव को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दुर्योधन और दुशासन तक कह दिया है और अब 1 जनवरी को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ऐलान किया है कि हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और दुष्ट ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। ममता ने एक्स पर पोस्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस का सफर आज ही के दिन 1998 में मातृभूमि और लोगों की सेवा के मकसद से शुरू हुआ था। इस ऐतिहासिक सफर की मुख्य बातें मातृभूमि का सम्मान, बंगाल का विकास और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा है। आज भी हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता और समर्थक इस लक्ष्य के लिए अडिग और प्रतिबद्ध है। मैं उनके लगातार प्रयासों और बलिदानों का विनम्रता पूर्वक सम्मान करती हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देती हूं। तृणमूल कांग्रेस परिवार आज अनगिनत लोगों के आशीर्वाद, स्नेह और प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। आपके अटूट समर्थन से हम महान लोकतांत्रिक देश के हर व्यक्ति की लड़ाई में अडिग हैं। हम किसी भी बुरी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे और आम लोगों के लिए हमारा संघर्ष आजीवन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। अभिषेक ने कहा कि जब तक टीएमसी मां, माटी, मानुष से जुड़ी रहेगी, कोई भी ताकत चाहे कितनी भी अहंकारी या दमनकारी क्यों ना हो, बंगाल के सामूहिक संकल्प को हरा नहीं सकती। आप जानते हैं कि 1 दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का दल चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचा था, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त से उनकी तीखी बहस हुई थी। अभिषेक ने कहा था कि जब हमने बात रखनी शुरू की तो मुख्य चुनाव आयुक्त अपना आपा खो बैठे, वो गुस्सा होने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं और मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं।
आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार हैं, मैं बंगाल की जनता के प्रति जिम्मेदार हूं। टीएमसी नेताओं के तीखे बयानों से साफ है कि बंगाल में इस बार ये टकराव और तेज होने वाला है। इस साल की शुरुआत के साथ गुजरात की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने का बड़ा फैसला लिया है। इसी सिलसिले में गुजरात कांग्रेस ने महाजनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की है। इसे लेकर 2025 के आखिरी दिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन आक्रोश पद यात्रा और किसान आक्रोश यात्रा के बाद अब कांग्रेस 1090 जिला पंचायतों और 5200 तालुका पंचायतों में जनसंवाद के जरिए सीधे ग्रामीणों से जुड़ने जा रही है। पार्टी ने बताया कि इस यात्रा का मकसद ग्रामीण इलाकों में भाजपा के मजबूत आधार को हिलाना है। इस अभियान की सबसे दिलचस्प बात शहरों में चलने वाला कांग्रेस अपने द्वार कार्यक्रम है। कांग्रेस अपने द्वार के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की राय लेंगे। ये सीधे तौर पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक लोकल एजेंडा तैयार करने की कोशिश है। हर वार्ड में जनमंच बनाकर कांग्रेस उन लोगों को जोड़ रही है जो स्थानीय प्रशासन और भ्रष्टाचार से परेशान है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब स्थानीय निकायों के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर उसे घेरना चाहती है। वहीं पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ी पार्टी की सांगठनिक शक्ति को फिर से जिंदा करने के लिए ये यात्रा अहम मानी जा रही है। अगर कांग्रेस इस अभियान के जरिए जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहती है तो साल 2027 का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। अब इस यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है ये तो देखना होगा। 2026 के पहले दिन उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सीनियर नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी और लिखा, काश मेरा इस्तीफा 16 जनवरी 2025 को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया होता। मैं निर्दलीय मेयर प्रत्याशी को हजारों मतों से विजयी बनाने में मदद कर सकता था। मुझसे ये बड़ी चूक हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। इस्तीफे के पीछे की सबसे बड़ी वजह अंकिता भंडारी मामले में न्याय मिलने में हो रही देरी को बताया जा रहा है। लंबे समय से इस मामले में न्याय की आवाज उठा रहे कोठारी ने आरोप लगाया कि सरकार और पार्टी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर वो तत्परता नहीं दिखाई जिसकी उम्मीद प्रदेश की जनता को थी। उन्होंने कहा, अंकिता हमारी बेटी है और ये मामला राज्य में महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। मैंने लगातार न्याय की मांग की, लेकिन पार्टी ने जन भावनाओं के बजाय राजनीतिक सुविधा को प्राथमिकता दी। उन्होंने साफ किया कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते वो जनता के मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते। उनके मुताबिक बीजेपी वर्तमान में जनता के मूल मुद्दों से कटती जा रही है। भगत राम कोठारी का इस्तीफा धामी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कोठारी की छवि एक जुझारू और जनहित में काम करने वाले नेता की रही है। अंकिता भंडारी केस को लेकर जनता में पहले से ही आक्रोश है और अब एक सीनियर नेता का इसी मुद्दे पर इस्तीफा देने से विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक और मुद्दा मिल गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कोठारी का ये कदम आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और अन्य राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है। भले ही कोठारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस इस्तीफे ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिससे बीजेपी अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर अपने अधिकारियों को बेईमानी करने के आदेश देने के आरोप लगाए हैं, जिससे यूपी की सियासत में बवाल मच गया है। सपा प्रमुख ने कहा, जिस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद करनी इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। इसके साथ ही अखिलेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि चुनाव आयोग को भी अपनी पारदर्शिता साबित करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर डेटा में फर्क आता है तो चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं, तो आयोग को यह सोचना पड़ेगा कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हाल ही में बड़ा दावा किया था कि एसआईआर में प्रदेश के 4 करोड़ मतदाता कम है। उन्होंने कहा था कि जो ड्राफ्ट सूची की नकल आई है उसमें 12 करोड़ मतदाता हैं, 4 करोड़ मतदाता मिसिंग है। ये मतदाता हमारे विरोधी नहीं है, इनमें से 80-90% भाजपा के मतदाता हैं, इनका नाम जुड़वाइए। अखिलेश यादव ने तब भी सवाल किया था कि जब डेटा रिलीज ही नहीं हुआ तो सीएम योगी को कैसे पता कि 4 करोड़ वोट कटे। और अब उन्होंने सीएम योगी के साथ ही चुनाव आयोग को भी घेरा है। अखिलेश ने उन पर वोटों में हेराफेरी के लिए मिली भगत के आरोप लगाते हुए आगे कहा, इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं
तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर? अब देखना यह होगा कि योगी सरकार और चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पार्टी बिखरती दिखाई दे रही है और अब पुणे से ताजा मामला सामने आया है, जहां शिंदे गुट के 2 नेता आमने सामने आ गए। एक ने दूसरे उम्मीदवार का नॉमिनेशन फॉर्म ही निकल लिया। दरअसल पुणे में वार्ड नंबर 34 के लिए शिवसेना के 2 उम्मीदवारों को A-B फॉर्म जारी किए गए थे और जब दोनों उम्मीदवार कामले और मच्छिंद्र धवले धनकवड़ी सहकार नगर वार्ड कार्यालय में अपनी नॉमिनेशन भरने पहुंचे तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई। पुलिस के मुताबिक बहस के दौरान कामले ने धवले का A-B फॉर्म छीन लिया, उन्हें फाड़ दिया और टुकड़े निकल लिए। इस घटना से बड़ा हंगामा मच गया। मामला तूल पकड़ने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डालने के लिए मामला दर्ज किया गया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन इस घटना ने बीएमसी चुनावों को लेकर शिंदे गुट में जारी अंदरूनी टकराव को सबके सामने लाकर रख दिया है। साथ ही शिंदे गुट की एकता को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले ही शिंदे की शिवसेना टूट जाएगी? लेकिन इस घटना के बाद से महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। गौरतलब है कि फॉर्म A और B जरूरी दस्तावेज है, जिनके तहत एक राजनीतिक पार्टी किसी खास नॉमिनी को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करती है। विपक्ष के तीखे हमलों के आगे मोदी सरकार मजबूर दिखाई दे रही है। लोकपाल को लेकर विपक्ष के सवालों ने एक के बाद एक लगते आरोपों ने आखिरकार उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। ये मामला BMW कारों की खरीद से जुड़ा हुआ है। दरअसल अक्टूबर 2025 में लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपने कर्मियों के लिए 7 BMW 3 सीरीज 330 Li कारों की खरीद के लिए आधिकारिक टेंडर जारी किया था। इसमें सफेद रंग, स्पोर्ट मॉडल और तय समय में डिलीवरी जैसी बातें भी साफ की गई थी। लेकिन इस पर बवाल मच गया क्योंकि लोकपाल का नाम आते ही आमतौर पर जो तस्वीर आंखों के सामने आती है वो ईमानदारी, सादगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती वाली होती है। लेकिन जब वही संस्था महंगी BMW कारें खरीदने की तैयारी करती दिखी तो सवाल उठने लाजमी थे, क्योंकि इससे पहले उनके लिए गाड़ी का बजट महज 12 लाख रुपए था। ऐसे में विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। लोकपाल बना शौकपाल जैसे ट्वीट्स के साथ कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा। आलोचकों का कहना था कि अगर यह खरीद होती तो लोकपाल अपने सालाना बजट का 10% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ गाड़ियों पर खर्च कर देता, जिससे लोकपाल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। और अब विवाद बढ़ता देख लोकपाल भी बैकफुट पर आ गया है। उसने आधिकारिक आदेश जारी कर यह टेंडर रद्द कर दिया। हालांकि लोकपाल के आदेश में कहा गया है कि यह फैसला प्रशासनिक कारणों के चलते लिया गया। लेकिन जिस तरह से इस टेंडर को लेकर लोकपाल घिरा हुआ था, उसके बाद इसका रद्द होना विपक्ष और लोगों की बड़ी जीत माना जा रहा है।